गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम इस वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन जो रह गया था, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता एक वैश्विक मुद्दा क्यों है। पुराने समय में बहुत से खाद्य पदार्थ घरेलू स्तर पर संसाधित किए जाते थे और उनकी शुद्धता चिंता का विषय नहीं होती थी, लेकिन वर्तमान में प्रौद्योगिकी और संसाधन में प्रगति, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और बेहतर क्रय क्षमता के साथ साथ उपभोक्ता की बढ़ती मांग के कारण कई प्रकार से खाद्य उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है। जैसे संसाधित खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य के लिए खाद्य पदार्थ। ऐसे खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए आकलन की आवश्यकता होती है। पिछले दशक में पूरे विश्व में खाद्य गुणवत्ता तथा खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों को अत्यधिक महत्व मिला है। इसके लिए उत्तरदायी कारण है, पहला, जीवन शैली और खान पान की आदतों के तेजी से बदलने के कारण अधिक संख्या में लोग घरों से बाहर खाने के लिए जाने लगे हैं। दूसरा है, संसाधित और पैक किए हुए खाद्य पदार्थ बहुत से हैं जिनकी सुरक्षा महत्व रखती है। तीसरा है, आज पैक किए हुए विभिन्न मसाले, स्वास्थ्यवर्धक मसालों, पिसे हुए मसालों और मसालों के मिश्रण की मांग बड़े नगरों में बहुत अधिक हो गई है। संसाधित खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त कच्चे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता भी सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंध रखती है, इसलिए खाद्य पदार्थों और गुणवत्ता का मुद्दा प्रबल हो गया है। चौथा है, भोजन की व्यवस्था के लिए बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों को अन्य स्थान पर पहुंचाना एक जटिल कार्य है और संसाधित तथा उपभोग के बीच एक लंबा अंतराल रहता है, गैप रहता है। अतः बड़ी मात्रा में उत्पादन और वितरण के बीच के समय का आकलन भी सुरक्षा और गुणवत्ता को बनाए रखने की दृष्टि से विचारणीय मुद्दा है। पांचवा है, सूक्ष्म जैविक अनुकूलन, प्रति जैविक प्रतिरोधकता, परिवर्तित मानवीय सुग्रहता और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं ने मिलकर खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों के मामले में वृद्धि की है। आज हमें जितने भी खाद्य जनित रोगाणुओं की जानकारी है, उनमें से लगभग आधे खाद्य जनित रोगाणुओं को खोज पिछले 25 से 30 वर्षों में हुई है। अभी बहुत से ऐसे खाद्य जनित रोग हैं जिनके कारणों की जानकारी अभी तक नहीं हुई है। यही कारण है कि खाद्य जनित रोगों का मुद्दा वैश्विक जनस्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है और रोगाणुओं को ढूंढने, पहचानने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय निगरानी की प्रणालियां स्थापित करने की आवश्यकता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के उद्देश्य व महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा एक ऐसी गतिविधि है जो विभिन्न स्थितियों में बाल्यावस्था को लाभ पहुंचाने के साथ ही इन मूलभूत कामों में माता पिता और समाज की सहायता करके परिवारों को लाभान्वित करती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर NCERT द्वारा प्रकाशित पत्र के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के मूल उद्देश्य हैं, पहला, बच्चे का समग्र विकास जिससे वो अपनी क्षमता को पहचान सके, विद्यालय के लिए तैयारी, और तीसरा है, महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवा प्रदान करना। प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता ये होती है कि उस वक्त शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता होती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, कल्पना की सजीवता, दूसरों पर बच्चा निर्भर रहता है। तो इन सभी को देखकर प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण है, जिससे बालकों का अच्छे से विकास हो सके और आज का ही बालक आगे चलकर हमारे देश का एक स्वस्थ नागरिक होगा। तो इसके लिए उनकी शिक्षा और देखभाल के लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण। 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को 2025 तक मुफ्त, सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता विकास की दृष्टि से उपयुक्त देखभाल और शिक्षा तक पहुंच प्राप्त है। मस्तिष्क का 85% विकास जीवन के पहले 6 वर्षों के दौरान होता है। देखभाल और उत्तेजक वातावरण समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का उद्देश्य इन्हीं 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की समग्र रूप से वृद्धि, विकास, उनके शिक्षण को प्रोत्साहित करना है। देखभाल का अर्थ होता है बच्चों के लिए एक देख रेख पूर्ण और सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराते हुए उसके स्वास्थ्य, साफ सफाई और पोषण पर ध्यान देना है।
प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही उसकी शिक्षा के आधार पर बालक का भविष्य निर्माण होता है। इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूल में बच्चा बेहतर शिक्षा प्राप्त करे और उस शिक्षा की प्राप्ति जिससे समाज को महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक लाभ मिले। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे को माता पिता और शिक्षक दोनों ही बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को प्रोत्साहित और पोषित करने और संरचित और असंरचित खेल के अवसर और गतिविधियां प्रदान करके उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों, युवा एवं वृद्धजन क्यों संवेदनशील है? वर्तमान में हम अपने समाज के संवेदनशील समूहों, बच्चों, युवाओं और वृद्धों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। संवेदनशील शब्द का अर्थ है समाज के उन व्यक्ति समूहों से है जिनके प्रतिकूल परिस्थितियों द्वारा अधिक प्रभावित होने की संभावना है और जिन पर प्रतिकूल परिस्थितियों का अधिक हानिकारक प्रभाव हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकताएं दैनिक जीवन के क्रम में पूरी नहीं हो पाती तो वो व्यक्ति संवेदनशील बन जाता है। बच्चों के संवेदनशील होने का कारण यह है क्योंकि बाल्यावस्था में सभी क्षेत्र में तीव्र विकास की एक अवधि होती है तथा एक क्षेत्र का विकास अन्य क्षेत्र के विकास को प्रभावित करता है। बच्चे के सभी क्षेत्रों में इष्टतम रूप से बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे का भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, प्रेम, पालन और प्रोत्साहन की आवश्यकताओं को समग्र रूप से पूरा किया जाए। बच्चे के विकास पर प्रतिकूल अनुभवों का स्थायी प्रभाव हो सकता है, इसलिए क्योंकि बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं। कुछ बच्चे दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। ये बच्चे हैं जो इतनी चुनौतीपूर्ण स्थितियों व कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं कि उनकी भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और पालन पोषण की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती और ये उनकी पूर्ण क्षमताओं का विकास होने से रोकते हैं। इसके लिए हमें हमारी सरकार को प्रयास करना चाहिए। हमारी सरकार भी संवेदनशील बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ संगठनों द्वारा, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे भारत सरकार की समेकित बाल विकास सेवा ICDS, SOS बाल गाँव, प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, किशोर गृह में जिन बच्चों को रखा जाता है। युवा संवेदनशीलता का कारण 13 से 35 वर्ष की आयु के युवा व्यक्ति को 2 समूह में विभाजित किया जाता है। 13 से 19 वर्ष जो किशोर भी कहलाते हैं और 20 से 35 वर्ष के 2016 तक युवा हमारी जनसंख्या का 40% भाग बन गए हैं। देश की राष्ट्रीय प्रगति प्रमुख रूप से उन तरीकों के साधनों पर आश्रित है कि जिनके द्वारा युवकों को राष्ट्र की वृद्धि के लिए प्रोत्साहित और पोषित किया जाता है तथा सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने में सक्षम बनाया जाता है। भारत में युवाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम, NSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक योजना, साहसिक कार्यों को प्रोत्साहन, स्काउट और गाइड, राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन। अब इसके बाद है वृद्धजनों की संवेदनशीलता कारण। विश्व में कई देशों में 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक कहते हैं, जबकि भारत में ये आयु 60 वर्ष है। भारत में वृद्धजनों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जैसा कि हम भारत में 1947 में जीवन प्रत्याशा 29 वर्ष थी, जो अब बढ़कर 2021 में 67.2 वर्ष हो गई है। भारत में वृद्धजनों की संख्या चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत में वृद्धजनों की संख्या की विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जिसमें से 80% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। वृद्ध जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या में वृद्ध वर्ष 2021 तक वृद्ध जनसंख्या का 51% महिलाएं होंगी। अति वृद्ध व्यक्ति 80 से अधिक आयु के व्यक्ति की जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। अब जो है वृद्धजन अनेक कारण से अत्यंत संवेदनशील समूह है। इस आयु में अनेक व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य चिंता का विषय होता है। वृद्धजन अल्प शारीरिक शक्ति और रक्षा क्रियाविधियों के कारण रोगों के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। बीमारियों के अलावा आयु बढ़ने के साथ साथ अनेक अपंगताएं जैसे दृष्टि कमजोर होना, मोतियाबिंद के कारण अंधापन, तंत्रिका विकार के कारण बहरापन,
गठिया के कारण चढ़ने फिरने में परेशानी और देखभाल कर पाने की अक्षमता आदि हो सकती है। अनेक लोगों के लिए पारिवारिक जीवन चक्र में ये अवस्था ऐसी अवधि की हो सकती है जब वे अपने बच्चों के विवाह हो जाने से तथा आजीविका कमाने के लिए परिवार से बाहर चले जाने के कारण अकेलेपन की पीड़ा झेलते हैं। बच्चों, ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कर दिया। सारे क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से सुन लेना और इन सबको एक बार अच्छे से तैयार कर लेना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।